आओ भाई, देखो हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो क्या था? इंडिफरेंस कर्व, है ना। इंडिफरेंस कर्व को आज हम खत्म कर देंगे। कल हमने स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज करके आज खत्म करेंगे। उसका करेंगे बजट लाइन। उसके बाद अगर समय मिला तो डिमांड फोरकास्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे खत्म करना है। ठीक है, चलो। तो इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें जिससे भी वो ग्राफ बना है, जिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो ग्राफ बना है, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना। यही हमें समझा था इसमें। जैसे फिर मैंने आपको एक शेड्यूल समझाया था। वो शेड्यूल कैसा? देखो, यहाँ लिए थे हमने कुछ कॉम्बिनेशंस। यहाँ लिया था गुड्स ए और यहाँ गुड्स बी। गुड्स ए कॉम्बिनेशन ए में हमने यहाँ पे 15 और 1 लिया था, है ना। फिर गुड्स बी जो है वो 1 2 3 4 5। कॉम्बिनेशन बी में हमने यहाँ पे 10 लिया था। फिर सी में हमने यहाँ पे 6। डी कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे 3 और ई कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमें 1 लिया था। ठीक है, देखो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लोगे तो शायद से कर्व गलत बन जाएगा। यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक क्या है? मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली में जो गेन गुड्स हैं वो मैंने कॉन्टिन्यूसली गैप 1 रखा है। 1 गैप से मैं कंटिन्यू किया है मैंने यहाँ पे। और 15 और ये जो डिक्रीज हुआ है कैसे हुआ है, ये ट्रिक है। 15 में से मैंने 5 माइनस किया, 10 आया, 10 में से 4 माइनस किया, 6 आया, 6 में से 3 माइनस किया, 3 आया, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आया। इस शेड्यूल से अगर आप ग्राफ बनाते हो तो एक परफेक्ट इंडिफरेंस कर्व बनेगा। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से कुछ भी ले लोगे तो शायद गलत बन जाएगा, तो ठीक नहीं है ना। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया जिसमें गेन गुड्स कौन सा है इसमें से? बी। गेन गुड्स ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस। और सेक्रीफाइस गुड्स कौन सा है यहाँ पे? ए, जो कि कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। और जब आप इस दोनों गुड्स को प्रेजेंट करोगे ग्राफ में तो कुछ कैसा बनेगा? इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनने वाला। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि ये शो करता है कि इसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हैं वो सारे कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे इसकी हम प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज या फिर बोल लो प्रॉपर्टीज बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, फीचर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टीज क्या है? इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्या है? डाउनवर्ड है। क्यों भाई? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड दिख रहा है आपको? हाँ। और इकोनॉमिक्स में स्लोप डाउनवर्ड तभी होता है जिससे ये कर्व बना, जिससे ये डायग्राम बना है, उनमें दोनों वेरिएबल में कैसा रिलेशन हो? इनवर्स। और यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व बना है आपको दिख रहा है, वो इंडिफरेंस कर्व गुड्स ए और गुड्स बी के हेल्प से बना था। और उन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। ऐसे हो रहा है यहाँ पे। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आपको एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना है तो पहले गुड्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होने के कारण आपका स्लोप डाउनवर्ड बना है। और ये इसका रीजन है कि इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि एक गुड्स बढ़ रहा है और एक गुड्स घट रहा है यहाँ पे। और क्या होगा? ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम किस पे? इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस मतलब इंडिफरेंस कर्व देखो देखो, एक्सिस पे टच कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एक्सिस पे टच करने का मतलब है जीरो होना। अगर यहाँ पे 15 और 0 होता तो यहाँ पे टच कर रहा होता, है ना। और यहाँ 0 तो है नहीं, यहाँ 1 है। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कंसीडर द कॉम्बिनेशन।
इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या करता है, हमेशा कॉम्बिनेशन कंसीडर करके चलता है कि भैया कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी रहेगी, इसलिए ये कभी भी एक्सिस पे टच नहीं करता। ठीक है, चलो तीसरा फीचर क्या है इसका, तीसरा फीचर क्या है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं होते। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर सेक्ट इच अदर, मतलब जैसे यहाँ पे भी एक कर्व बना हुआ है, अगर मैं एक और कर्व बनाऊं और इसको मैं ऐसे मैं काटते हुए चला जाऊं, इंटरसेक्ट करते चला जाऊं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों कि किसी भी दो गुड्स का सेटिस्फेक्शन और किसी दो गुड्स का सेटिस्फेक्शन कभी सेम नहीं होते। ठीक है, कभी भी सेम नहीं होते। तो अलग अलग दो कॉम्बिनेशन के और दो गुड्स के अलग कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। किसी भी दो गुड्स का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है और किसी दो गुड्स का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो फोर्थ, इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखता है आपको, कॉन्केव। क्यों भाई, हाँ दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव द ओरिजिन क्यों है, इसके पीछे एक लाइन का आंसर है बिकॉज ऑफ एमआरटी डिक्रीजिंग, एमआरटी डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस कहते हैं इसको, सॉरी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। अब ये एमआरएस क्या होता है, देखो आओ मैं यहाँ पे एमआरएस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, एमआरएस कैलकुलेट करके देखते हैं, उससे पता चल जाए कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा क्या डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। देखो एमआरएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा जी, एस मतलब सेक्रीफाइस गुड्स, टी मतलब गेन गुड्स। कभी भी पहला एमआरएस नहीं आएगा। यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है यहाँ पे 1 का, और यहाँ क्या सेक्रीफाइस हो रहा है 5 का। तो अगर मैं कहूँ ऊपर 5 आएगा तो सेक्रीफाइस 5 का हो रहा है और गेन कितने का हो रहा है 1, तो यहाँ कितना आने वाला है 5 आएगा ना, 5/1 5 हो जाएगा। इस तरह यहाँ सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 4 का, और यहाँ कितना गेन हो रहा है 1 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2। उसी तरह आप देख सकते हो एमआरएस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज ऑफ एमआरएस डिक्रीज। एक लाइन का आंसर, बिकॉज ऑफ एमआरएस डिक्रीज। एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, ये पता चलता है कि आखिर किस रेट से हमने एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स पे गए हैं। ऐसे तो हुआ यहाँ पे, हम एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स पे गए हैं, तो पहला देखो हम एक गुड्स को 5 छोड़ दिया हमने ताकि दूसरा गुड्स 1 गेन हो सके, उसके बाद हमने 4 छोड़ दिया ताकि दूसरा गुड्स 1 गेन हो सके। तो ऐसे में जिस रेट से हम एक को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, उस रेट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। ठीक है, और ये हो रहा है डिक्रीज, इसका मतलब इंडिफरेंस का कैसा बनेगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो एक और भी फीचर है, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं वैसे तो इसको, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज भी आती है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सुन लीजिए बस ऐसी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसे, देखो बताता हूँ। आपने एक डायग्राम बनाया इंडिफरेंस कर्व, इसका नाम दे दिया 1, IC 1। फिर आपने एक और डायग्राम बनाया IC 2। फिर आपने एक और डायग्राम बनाया, इसको नाम दिया IC 3। एक और बनाया IC 4। ठीक है, जब इंडिफरेंस कर्व के सेट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडिफरेंस फैमिली या फिर इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस मैप है, कब होता है ये, जब इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस सेट बनते हैं, मतलब फैमिली बन जाती है। अब इसमें हमें क्या सीखना है, जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो कौन सा है, 4 वाला। ठीक है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको। तो इंडिफरेंस 4 जो है, इंडिफरेंस कर्व जो 4 है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको। तो इसमें टॉपिक ये था कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
और IC4 जो है वो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। किससे ज़्यादा? IC1 से भी, IC2 से भी, IC3 से भी। IC3 जो है वो भी आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है किससे? IC2 से, क्योंकि IC2 अभी सबसे टॉप पर है। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? IC3 दे रहा है। IC2 सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है किससे? IC1 से। तो इसमें हमें सीखना है कि प्रॉपर्टीज क्या है, इस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन कर रहा है? हायर लेवल ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, बस इसमें ये सीखना था बस। इसी के साथ आपका इंडिफरेंस कर्व टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब आते हैं हम किस पे? बजट लाइन। ठीक है, ये लास्ट है बजट लाइन। उसके बाद फोरकास्टिंग है, डिमांड फोरकास्टिंग, फिर हो जाएगा खत्म। बजट लाइन क्या होता है? देखो, बजट लाइन आपको लगेगा बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह, पर नहीं। इंडिफरेंस कर्व में हम ये समझते हैं कि सारे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, पर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात नहीं होती। यहाँ हम ये देखते हैं कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, हमने अपने इनकम के अकॉर्डिंग कितना कितना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम अपना बजट बनाते हैं ना, और उस बजट सेट को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, तब बन जाता है कि हमारा बजट लाइन बन जाती है। ठीक है, चलो उसके लिए बजट लाइन बनाने के लिए, जो बजट लाइन क्या हो? बजट लाइन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करके प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, चलो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है 20 रुपए का, और प्राइस ऑफ वाई ये है 10 रुपीज का। ठीक है, और इनकम कितनी है आपके पास? मान लो इनकम है आपके पास 120 रुपीज। कितनी है? 120 रुपीज आपके पास इनकम है। तो आप क्या बजट बनाओगे? आप क्या बजट बनाओगे? आओ बजट लाइन बनाते हैं, बजट सेट बनाते हैं पहले। बजट सेट मतलब एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टैबुलर स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हमें दिखेगा कि आखिर बजट कैसे बनता है। ये ले लिया है मैंने कॉम्बिनेशन, ये ले लिया मैंने क्वांटिटी गुड्स ए की, और ये क्वांटिटी गुड्स बी की। ठीक है, पहला बजट क्या बनने वाला है? अगर मैं सारे पैसे इस पे खर्च कर दूं तो कितनी क्वांटिटी आएगी? और यहाँ पे एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे ए भी ले लिया, एक्स और वाई। ठीक है, बताओ अगर मैं सारे पैसे इस पे खर्च कर दूं कितनी क्वांटिटी आएगी? 6। 20 रुपीज का एक है ना? 20 रुपीज का एक है, तो अगर तो कितना आएगा? 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा फिर? 0। तो पहला बजट तो ये बन गया। पहला बजट क्या बन गया आपका? 6 और 0 का। क्या यही बजट है? नहीं, आप एक और बजट बना सकते हो। कैसा? अगर यहाँ पे 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर ली जाए, 2 क्वांटिटी ले ली जाए, तो अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप? ये बजट बना रहे हो आप, ये बजट बना रहे हो आप, और बजट का एक शेड्यूल बना रहे हो, फिर इसको हम जब ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बजट लाइन बन जाएगा। ये बहुत बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो, फिर आते हैं हम यहाँ पे एक और बजट बनाते हैं। अगर मैं यहाँ 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर लूँ, परचेज कर लूँ, तो कितने खर्च हो जाएंगे पता है? 40 रुपये के, 10 रुपये का है क्या ना? 4 लेने 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। 40 रुपये खर्च होने से बचे कितने हमारे पास? 80 रुपये। कितने आएंगे? 20 रुपये का एक है, कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर एक और क्वांटिटी कंज्यूम कर ली जाए, मतलब यहाँ पे 6 क्वांटिटी कंज्यूम कर ली जाए, तो कितने खर्च हो जाएंगे? 60 रुपये खर्च हो जाएंगे। बचे कितने? 60 रुपये। कितने आएंगे यहाँ पे? 3। क्या और बन सकता है? बिल्कुल हाँ, और भी बन सकता है। अगर यहाँ 8 ले लिया जाए प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो कितने खर्च हो जाएंगे? 80 रुपये। बचे कितने? 40। कितने आएंगे यहाँ पे? 2। क्या और बन सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर लोगे, तो कितना आएगा यहाँ पे? 1, है ना? क्या और बन सकता है? बिल्कुल और भी बन सकता है। कैसे? कि अगर आप यहाँ पे 12 ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 0, है ना? तो ये क्या है? आपके बजट है। जहाँ गुड्स वाई 0 से स्टार्ट हुआ था, वहां हमने कहाँ पे लेके आए? गुड्स एक्स 0 पे ले आए। फिर आप इसका क्या बनाओगे? बजट लाइन बनाओगे। गेन गुड्स यहाँ रखोगे, वेरीफाइज गुड्स वाई साइज पे रखोगे। गेन गुड्स कौन सा है इसमें से? गेन गुड्स कौन सा है इसमें से? वाई। तो वाई गुड्स यहाँ जाएगा, और एक्स गुड्स यहाँ जाएगा। फिर आप इसको प्रेजेंट करोगे, तो आपका जो लाइन है वो टच होकर बनेगा, टच होकर बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। क्यों? अब देखो ना, 0 है, 6 0 5 2। आप जब प्रेजेंट करोगे तो आपका बजट लाइन टच होकर चलेगा, क्योंकि 0 भी तो है। बजट लाइन बन गया, यही तो है।
बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट सेट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करता है, ठीक है, और प्रोडक्ट के प्राइस भी गिवन होते हैं। क्या प्रोडक्ट के प्राइस गिवन थे? बिना प्राइस के आप बजट बना नहीं सकते, बिना प्राइस के आप बजट नहीं बना सकते। आपको पता ही नहीं हो कितने का है तो बजट बना लोगे? नहीं। चलो, तो ये हो गया खत्म, बजट लाइन भी खत्म। लेकिन इसमें एक चीज और बाकी है, क्या बजट लाइन शिफ्ट होता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? हाँ, मुझे बताओ, बजट आपका बढ़ गया, आपका बजट बढ़ गया, आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, कब? आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज कब कर सकते हो? या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या प्रोडक्ट के पैसे, है ना? तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, कब? जब इनकम बढ़ जाए या फिर प्रोडक्ट के पैसे कम हो जाए, क्योंकि जब पैसे कम होंगे या इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी बनेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। और उसी तरह लेफ्टवर्ड भी हो जाएगा क्या? हाँ, अगर इनकम कम या फिर पैसे बढ़ जाए, प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बजट लाइन हो गया। चलो, इसमें एक और भी है, रोटेशन। बजट लाइन रोटेट भी करती है, आओ वो भी सीख लेते हैं, बस 1 सेकंड का काम है वो। तो देखो, ये अच्छा खासा आपने बजट बनाया था, ठीक है, अब मैं आपको एक रोटेशन दिखाता हूँ। ये है रोटेशन, जहां पे सिर्फ एक एक्सिस पर, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे ही रोटेट हुआ है, बाकी वाई एक्सिस पे वहीं का वहीं रहा है। ये कहते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन कौन सी एक्सिस पे? अभी एक्स एक्सिस पे है। देखो, आप खुद आंसर दोगे इसका। एक्स एक्सिस पे रोटेशन हुआ है, एक्स एक्सिस पे कौन से गुड्स आते हैं? गेन गुड्स या सैक्रिफाइस गुड्स? गेन गुड्स आते हैं। इसका मतलब गेन गुड्स को आपने ज्यादा खरीदा है कम खरीदा है? ज्यादा खरीदा है, क्योंकि राइटवर्ड तभी तो होता है। इसका मतलब है कि गेन गुड्स के पैसे कम हुए होंगे, या फिर हमने अपनी बढ़ती हुई इनकम को कहाँ खर्च करा है? गेन गुड्स पर, ठीक है। तभी ये क्या हुआ है? शिफ्ट नहीं हुआ है, क्या हुआ है? रोटेट हुआ है। कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे रोटेशन का मतलब साफ साफ ये है कि हम गेन गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, और गेन गुड्स की या तो पैसे कम हुए हैं या तो हम अपनी बढ़ती हुई इनकम कहाँ खर्च कर रहे हैं? गेन गुड्स पर, ठीक है। अगर ये चीज क्या हो जाए, अगर ये चीज क्या हो जाए, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया। क्या? या तो इनकम कम हुई है और उसको उसका फर्क हमने किस पर डाल दिया है? गेन गुड्स पर। इनकम कम हुई है और किस पर डाल दिया मैं सारे इम्पैक्ट पे? गेन गुड्स पर। या तो उसके पैसे क्या हो गए? बढ़ गए, ठीक है। सेम उल्टा किस पर जाएगा? वाई एक्सिस पे। सेम उल्टा किस पर जाएगा? वाई एक्सिस पे। ये बजट लाइन था, ये राइट पर शिफ्ट हो गया। सॉरी, रोटेट रोटेट रोटेट। क्या हो गया यार, इस पर ना होता नहीं है। ये हो गया राइटवर्ड रोटेशन। कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। साफ साफ पता चल रहा है इसकी डिमांड जो है बढ़ गई है। वाई वाई पे कौन से गुड्स आते हैं? सैक्रिफाइस गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। क्यों? या तो उसके पैसे कम हुए हैं, या तो हमने अपनी डिमांड, अपनी इनकम जो बढ़ी है उसका सारा इम्पैक्ट इस पर डाल दिया, सैक्रिफाइस गुड्स पे। उल्टा कर दो, जब ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट रोटेट हो जाएगा। या तो इसके पैसे बढ़ गए हैं, या तो हमने अपनी घटती हुई इनकम को इस पे इफेक्ट डाल दिया है। इससे बजट लाइन भी खत्म, ठीक है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, मेन मेन मेन। कौन सा? डिमांड फोरकास्टिंग। पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है, पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोरकास्टिंग, आओ देखते हैं वो क्या चीज है। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग कहाँ मिलेगा? ये रहा। हाँ, आ गया, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अभी जब फटाफट से खत्म हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में सप्लाई शुरू कर देंगे। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? दो अलग अलग वर्ड हैं। डिमांड आपको पता है क्या होता है? जब कंज्यूमर डिजायर करता है हमारे प्रोडक्ट की,
जब कंज्यूमर डिजायर करता है किसी प्रोडक्ट खरीदने की, और डिजायर वो तब करता है जब उसके पास क्या हो, एबलनेस हो और विलिंगनेस हो, है ना, डिमांड। लेकिन फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर की डिमांड को एनालाइज करना, है ना, और फ्यूचर में कब, कल परसों की भी और लॉन्ग टर्म की भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल परसों डिमांड देखोगे, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मोटिव होता है कि यार लॉन्ग टर्म पे बिजनेस चलाना, तो आप कल परसों की डिमांड को सिर्फ एनालाइज नहीं करते, उसको तो एनालाइज करते करते हो, साथ साथ लॉन्ग टर्म की डिमांड को भी एनालाइज करते हो। और ये सारी बातें जब पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, तो किसमें समझते हो वो सारी बातें, डिमांड फोरकास्टिंग में। पर देखो क्या लिखा हुआ है, फोरकास्टिंग इन जनरल रेफर्स टू नोइंग और मेजरिंग द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट्स ऑकर। मतलब फोरकास्टिंग में क्या होता है, हम जानते हैं, परखते हैं, कुछ मेजर्स करते हैं किसके बारे में, किसी भी एग्जांपल के बारे में, मतलब कोई भी चीज आपके साथ होने वाला है उसको लेकर हम फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग, मतलब एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, एक कला है कि भैया समझते कैसे हैं, और साइंस मतलब कुछ मेथड यूज करते हैं। साइंस का मतलब कुछ मेथड यूज करते हैं, और आर्ट मतलब हम अपने कुछ थॉट्स को लेकर अपने प्रिडिक्शन लगाकर एक आर्ट की तरह उसे प्रेजेंट करते हैं। तो जो फोरकास्टिंग है वो आर्ट भी है और एक साइंस की तरह भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ये पता करते हैं आज के डिमांड को समझते हुए, अभी पास्ट के भी और प्रेजेंट की डिमांड को समझते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो अगर आपने कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया, आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, तो आप फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका प्रोडक्ट का डिमांड कितनी है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी कितनी हो गई है, कितनी कितनी होती है। तो जब आपका बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो पास्ट में कितनी डिमांड हुई थी, आज कितनी डिमांड है, इसी चीज को देखकर परख कर आप फोरकास्टिंग करते हो। तो फोरकास्टिंग के लिए आपका बिजनेस का जो डिमांड है वो आपको पास्ट का भी देखना पड़ेगा, प्रेजेंट का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फोरकास्ट, मतलब आखिर क्या स्कोप है, मतलब क्यों करा जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप अपना बिजनेस जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं चलाना चाहते या फिर प्रेजेंट पे नहीं चलाना चाहते, आपको लॉन्ग टर्म पे चलना है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको फोरकास्टिंग करना ही पड़ेगा। तो वो फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि आखिर फोरकास्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब अगर नहीं करोगे तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, जैसे नोकिया के साथ हुआ था। नोकिया ने फोरकास्टिंग नहीं करी, अगर करी होगी तो ढंग से नहीं करी होगी, कि उसे क्या उसे पता नहीं था कि एंड्रॉइड चल रहा है मार्केट में, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, जिसकी वजह से वो डूब गई, ठीक है। तो फोरकास्टिंग में हमें अपने प्रोडक्ट की ये भी चेक करना है कि यार फ्यूचर में डिमांड होगा भी या नहीं होगा। लेकिन एक बार बताता हूँ, जैसे आपके पास रजिस्टर है, मुझे बताओ रजिस्टर में ऐसा क्या नई चीज़ आ जाएगी आगे जाके, रजिस्टर ही रहेगा, क्या बदल जाएगा, बस क्या जैसे जैसे क्लासमेट है, उसने क्या करता है, कवर चेंज कर सकता है, बस कवर में अपनी फोटो लगवा सकते हो, अंदर क्या चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा आगे जाके, ठीक है, अगर होगा तो कवर ववर होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हर दिन चेंज होते हैं, जैसे स्मार्टफोन, हर दिन चेंजेस हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें हर दिन चेंज आ रहे हैं, आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें पढ़नी ही भी नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप पता है कि आज भी वही प्रोडक्ट तो आगे भी यही करेगा, इसमें कुछ इनोवेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। रजिस्टर में नोटबुक में क्या इनोवेशन होगा, ज़्यादा कवर तो चेंज होंगे बस, अंदर क्या चेंज होगा, है ना। या ऐसा हो सकता है कि वो खुद लिखेगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नोटबुक अपना पाएगा, हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग किस तरह की होती है, पहला है मैक्रो लेवल, मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े लेवल की बात करते हो, जैसे एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे क्या लिखा हुआ है, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसी बेसिस पर आपको लग रहा है, आपने अपना एनवायरनमेंट चेक किया, आपको लग रहा है कि यार नहीं, कुछ नया आने वाला है सेल फोन में, और आपने आपकी भी खुद की इंडस्ट्री सेल फोन की, तो आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो इन्वायरमेंट को चेक करते हो आप, मेजर बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब पूरी इंडस्ट्री होती है ना, पूरी इंडस्ट्री, जैसे सेल फोन इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं, ठीक है, तो ये सब इन सबको आप एनालाइज करते हो, नेशनल इनकम को एनालाइज करते हो। एग्जाम्पल, आपको लग रहा है यार हम आगे जाके नेशनल इनकम कम होने वाली है, तो क्या प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि अगर इनकम कम हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो क्या अपनी प्रोडक्शन चालू रखोगे इतनी ज़्यादा ज़्यादा, नहीं, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आगे जाके लोग की एम्प्लॉयमेंट कम होने वाली है, तो इनकम कम होगी तो आप अपनी प्रोडक्शन क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार लोग की इनकम बढ़ रही है आगे जाके, तो आप और भी बेहतर फीचर लेके आओगे फोन में और महंगा करोगे, ठीक है। तो ये जो है
टाइप ऑफ फोरकास्टिंग मतलब आप किस तरह की फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप मैक्रो लेवल की फोरकास्टिंग कर रहे हो, बड़े लेवल पे सोच रहे हो। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री, आप आपकी फर्म जिस इंडस्ट्री पे आते हैं आप सिर्फ उस इंडस्ट्री की सोच रहे हो। जैसे एग्जांपल, आप आपकी इंडस्ट्री आती है सेल फोन में, आप कोई सेल फोन बनाते हो, स्मार्टफोन बनाते हो, तो आपकी कंपनी और जितनी बाकी कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है वो सब किसमें आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा। फिर आप अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे, यार हमारी इंडस्ट्री कर क्या रही है। अभी जो पहला एग्जाम्पल था उसमें इंडस्ट्री नहीं थी, उसमें क्या था, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। लेकिन अभी जो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंडस्ट्री, कि आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो, उसी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हो। और लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, फर्म, अपनी खुद की एनालाइजिंग करना। जैसे सेकंड वाले में लिखा हुआ है, इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्ट फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद द डिमांड फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट एज अ होल, मतलब आप पूरे इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे, डिमांड फॉर सीमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में सीमेंट की डिमांड कितनी है, कैसे है। तो सीमेंट को एक फर्म नहीं बना रही, बहुत सारी है। लेकिन जब आप अपना चेक करते हो, जैसे एग्जांपल, फर्म लेवल फोरकास्टिंग रेफर्स टू फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर फर्म प्रोडक्ट, मतलब हमारी खुद की फर्म की प्रोडक्ट की हम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, एसीसी सीमेंट, एसी सीमेंट एक ही फर्म है, ठीक है। पहला मैक्रो लेवल पे एनालाइज करना, उसको फोरकास्टिंग करना। दूसरा अपनी खुद की इंडस्ट्री को एनालाइज करना, फिर अपने पर्टिकुलर फर्म को एनालाइज करना। इन सब के बेस पे आप फोरकास्टिंग करते हो। फिर है यहाँ पे एक और भी है, टाइम पीरियड पे फोरकास्टिंग करना। अगर आप कर रहे हो यार, नहीं यार इस 2-3 साल में कैसे हम बच जाएं, इस 2-3 साल निकल जाएं अच्छी प्रोडक्शन में, अच्छी इनकम हो जाए, तो कौन सा है वो, शॉर्ट टर्म पीरियड एनालाइज कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो। लेकिन अगर लंबे समय तक देखो, हाँ, आप जब आप सीए सीएम बन जाओगे, तो जब आप अपना डिसीजन लोगे ना, जब आप उनको गाइड करोगे, तो आप दोनों बेस पे गाइड करते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो कंपनी डूब रही है, तो आपको वो सारे डिसीजन लेने हैं जिससे कंपनी तुरंत क्या हो जाए, प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाए। और आपको वो डिसीजन भी लेने हैं जो लंबे समय तक चले। आपको दोनों बेस पे फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी। सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म तो करनी शॉर्ट टर्म पे है, क्योंकि अगर अभी फिलहाल कंपनी डूब रही है तो आप कहोगे हाँ ऐसा ऐसा करो 10 साल बाद प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, 10 साल भी बाद प्रॉफिट होना चाहिए, और अभी ऐसे अभी उस लॉस से कैसे निकलना है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। डिमांड डिस्ट्रिक्शन, डिमांड कौन कौन सी होती है वो पता है, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है वो पता है, जब प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना अपने बिजनेस के लिए, तो क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जैसे ये सब कुछ जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि बिजनेस के लिए खरीदा गया है। और जब कंज्यूमर, जैसे आप लोग हो, जब आप कोई चीज खरीदते हो ना अपने लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, तो क्या आप किसी कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हो। जैसे अभी मैं अगर मैं कोई चीज इक्विपमेंट लेके आता हूँ बिजनेस के लिए, तो मैं प्रोड्यूसर गुड्स लेके आ रहा हूँ। लेकिन एज अ मैं अगर अपने लिए लेके आ रहा हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो मैं क्या लेके आ रहा हूँ, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल पता है आपको, ऐसा प्रोडक्ट जो लंबे समय तक यूज होने वाला है, लंबे समय तक, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल तक की आपको प्रोडक्शन को आप उसे यूज करोगे सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल जो एक दो सिंगल टाइम यूज, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल वगैरह, है ना, ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल। क्या इसकी डिमांड करते हो आप, यहाँ पे जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ इन सब की डिमांड होती है, इन सब की डिमांड होती है। प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है, ड्यूरेबल भी होती है, नॉन ड्यूरेबल। ये ड्राइव डिमांड क्या होता है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था ना, वही इसी तरह का ही है। ड्राइव डिमांड वो होता है, जैसे एग्जाम्पल, नहीं उस तरह का नहीं है, पर वो चीज इसमें आ जाती है, सेम वो नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ यार, हम लोग ना सेपरेट सेपरेट फ्लैट की डिमांड कर रहे हैं, तो बनेगा। अगर बिल्डर्स को पता चल जाए कि यार फ्लैट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या बिल्डिंग बनाएगा, की डिमांड होगी, बिल्डिंग की डिमांड होगी, साथ साथ किसकी डिमांड होगी, रॉ मटेरियल्स की, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है ना। लेकिन क्या हुआ, एक गुड्स की डिमांड के साथ साथ दूसरी गुड्स की डिमांड भी इतना बढ़ गई। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ऐसे ही होता है, वो भी ड्राइव डिमांड है एक तरीके से, ठीक है। ड्राइव डिमांड वो भी है, समझ में आ गया। तो वही चीज है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यार ये छतरी कोई और बेच रहा है, ठीक है, तो साथ साथ ट्राईपॉड भी कोई और बेच रहा है, तो इसको ज्यादा खरीद रहे हैं तो उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ड्राइव डिमांड मतलब जब हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी और प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लगती है, ड्राइव डिमांड। फिर क्या है, ऑटोनॉमस डिमांड, मतलब उल्टा, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिपेंडेंट है, उसके डिमांड बढ़ने, मतलब किसी और की डिमांड बढ़े ना बढ़े, उसकी डिमांड अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो वो क्या है, ऑटोनॉमस प्रोडक्ट है।
ठीक है, ऑटोनोमस डिमांड है उसकी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ड्राइव डिमांड मतलब एक की डिमांड बढ़ने से दूसरी की डिमांड भी अपना बढ़ रही है। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी, ठीक है, मतलब किसी ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड जो अपने आप हो रही है, किसी पे डिपेंड नहीं है। फिर क्या है, इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड मतलब किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड होना। जैसे मैं कहूँगा सेलफोन की डिमांड हो रही है, तो सेलफोन एक इंडस्ट्री है, ठीक है, स्मार्टफोन एक इंडस्ट्री है। और कंपनी डिमांड मतलब, या इसे हम फर्म डिमांड भी कह सकते हैं कि एक फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, ठीक है। अगर हम कहेंगे क्या, दोबारा से समझ लो कि पूरे इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। जैसे मैं कहूँगा कि यार सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सीमेंट किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री की डिमांड में आ जाएगा। लेकिन सीमेंट के अंदर अंबुजा सीमेंट की डिमांड हो रही है, तो किस में आएगा, फर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिमांड, कोई ऐसे प्रोडक्ट जो शॉर्ट टर्म में डिमांड हो रही है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म में डिमांड होती रहेगी, ठीक है। ये सब इसमें पढ़ लिया हमने। चलो और आगे बढ़ते हैं इसके। देखो ये सब सारी बातें वही लिखी हैं, क्या आप देख लेना एक बार। अब आते हैं किस पे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पता है आपको, ऐसे गुड्स जिसको सिंगल टाइम यूज किए जाते हैं। इन गुड्स की डिमांड पे अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। पहला, प्राइस तो है ही, जो मतलब वहां पढ़ा था ना हमने, इस पे डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे ना, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। जैसे डिस्पोजल इनकम क्या होता है, इनकम ही तो होता है। अच्छा, डिस्पोजल इनकम का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम बताता हूँ। आपने इनकम जनरेट करी, मान लो 10 लाख रुपीज आपने इनकम कमा लिया, गवर्नमेंट बोले इनकम टैक्स दो, तो इनकम टैक्स आपने मान लो 2 लाख रुपीज दे दिए, कितने बचे, 8 लाख रुपए बचे। वो 8 लाख क्या है, आपका डिस्पोजल इनकम, मतलब वो इनकम जो आप टैक्स पे करने के बाद रखते हो अपने पास। तो इनकम से क्या नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। इनकम कम तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी कम, मतलब नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी कम। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम लिया तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये इसका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, प्राइस। ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटते तो डिमांड बढ़ती है, पता है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंडीशन। जिस एरिया में पॉपुलेशन अच्छा होगा उस एरिया में डिमांड भी अच्छी होगी इस प्रोडक्ट की, और जिस एरिया में पॉपुलेशन कम होगा उसमें डिमांड कम होगी। ये पहले पढ़ चुके हैं डिमांड चैप्टर में, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम किस पे, फैक्टर अफेक्ट डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जो ड्यूरेबिलिटी में होगा, मतलब 5-6 साल तक आप उसे यूज करना है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे आप इसकी डिमांड पे इफेक्ट कर सकते हो। तो पहला है, अ कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अगर उसने सोचा यार मैं अभी नहीं खरीदा, बाद में खरीदूंगा, ठीक है, अभी और चलेगा ये, ऐसे सोचने से क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी प्रोडक्ट की, कम। जैसे मैंने एक बाइक खरीदी और मैं सोच रहा यार 2 साल और चलेगा ये तो जहां मैं प्लानिंग, मतलब मैं एबल हूँ खरीदने में, बुलेट एबल हूँ खरीदने में, ठीक है, मैंने बुलेट ही बोल दी सीधा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं यार अभी तो 2 साल और चलेगी, तो इस फैक्टर से डिमांड क्या हो जाएगी बुलेट की, कम। अगर हर कोई ऐसा चलेगा तो डिमांड तो कम होएगी ना बुलेट की, फिर तो ये हो गया। फिर दीज गुड्स, दूसरा क्या है, दीज गुड्स रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटी फॉर देयर यूज, जैसे रोड फॉर ऑटोमोबाइल। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ती है घटती है किसी और की वजह से भी। जैसे अच्छा, रोड्स जो है वो क्या है, ड्यूरेबल है, 5-6 साल में एक बार बनते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ज़्यादा ऑटोमोबाइल खरीद लें, ज़्यादा बाइक, ज़्यादा गाड़ी कार खरीद लें, तो गवर्नमेंट को मजबूरन क्या बनाना पड़ेगा, रोड बनवाने पड़ेंगे। तो रोड्स एक ड्यूरेबल गुड्स है जिसकी डिमांड हो रही है, किसकी वजह से, एक और ड्यूरेबल गुड्स की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा एक फैक्टर कि हाँ एक ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड हो रही है एक की वजह से, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, अ कंज्यूमर ड्यूरेबल आर यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन, द डिसीजन टू परचेज मे बी इन्फ्लुएंस फैमिली कैरेक्टरिस्टिक लाइक इनकम ऑफ द फैमिली, साइज एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वही है कि कंज्यूमर जो है, वो जैसे एक कंज्यूमर है वो भी अपनी ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को बढ़ाता है या फिर घटाता है, इसकी वजह से, फैमिली की इनकम की वजह से, ठीक है। अगर इनकम कम हुई तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम बढ़ी तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। फैमिली छोड़ो, ठीक है, और साइज एंड एज भी आ जाता है कि अगर मान लीजिए हम एक घर में 2 मेंबर हैं तो वो बाइक खरीद रहे हैं, 4 मेंबर हो गए तो कार खरीद रहे हैं, तो ये जो कार है ये ड्यूरेबल गुड्स में आएगा
इसकी डिमांड बढ़ी कब? जब फैमिली बढ़ गई, ठीक है, फैमिली बढ़ गई, फैमिली बढ़ी, क्या हुआ, एक गुड्स ले लिया हमने, ड्यूरेबल गुड्स ले लिया। तो उसी तरह आप और भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर, देखो वही ये सारी बातें। फिर आते हैं किस पे, फैक्टर अफेक्ट डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड कौन खरीदता है? कौन खरीदते हैं? प्रोड्यूसर खरीदता है। तो क्या प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को बढ़ाता घटाता है, और क्या कारण है उसके पीछे? पहला क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ देयर इंडस्ट्री। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, मेरे प्रोडक्ट की इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो मैं भी तो अपने फॉर्म में पैसा लगाऊंगा, अभी तो प्रोड्यूसर गुड्स खरीदूंगा, मैं तो मशीन खरीदूंगा। तो जब मेरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो मैं भी ड्यूरेबल गुड्स लेके आऊंगा। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स लेके आऊंगा। कैपिटल गुड्स किस में आते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, ठीक है। जब मेरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो मुझे भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट किस चीज पे? रॉ मटेरियल पे, मशीनों पे। तो वो सब मैं पैसा किस पे लगा रहा हूँ? प्रोड्यूसर गुड्स पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रोथ जब होगी ना, तो मैं भी अपने अपने इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू कर दूंगा, अपने फर्म में पैसा लगाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्या खरीदूंगा? प्रोड्यूसर गुड्स खरीदूंगा, ठीक है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है इसमें, नॉर्म फॉर कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। मतलब कि ये है कि नॉर्म फॉर कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ यार एक ऐसा मशीन लेके आते हैं, लेके आएंगे जिससे प्रोडक्शन अच्छी होगी, लेकिन यार वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से यहाँ पे लानी पड़ सकती है, और वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो ये क्या है, ये कारण बन जाता है डिमांड ना होने का। और अगर उसकी इंस्टॉलेशन अच्छी है, मतलब आराम से इंस्टॉल हो सकता है, आराम से आ सकता है, तो डिमांड हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम कि क्या मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, किस किस तरीके से आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। पहला क्या है, सर्वे ऑफ बायर एंड, आपको ये जानना है कि बायर का इंटेंशन क्या है, बायर क्या चाहता है, बायर जो हमारे प्रोडक्ट का बायर चाहता है क्या है, वो अभी तो हमारे प्रोडक्ट का खरीद रहा है, क्या बाद में खरीदेगा? तो आपको सर्वे करना पड़ेगा। लोग आते हैं सर्वे करने हमारे कंज्यूमर से, तो वो जानते हैं कि यार अभी जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, कि ये बंदा बाद में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो उसका इंटेंशन पता करते हैं। उसी इंटेंशन पता करके हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बदलने से, या फिर हम जो भी आगे होने वाला है उस चीज़ को पहले से हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एक और भी होगा, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। आप ओपिनियन कलेक्ट करते हो, ठीक है, लोगों के ओपिनियन कलेक्ट करते हो, कस्टमर से पूछते हो कि क्या आपकी क्या राय है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, क्या बदलाव आने चाहिए, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, आप उस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन लेते हो, ओपिनियन लेके आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आते हो फोरकास्टिंग करके, ठीक है। उसके बाद बस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया वैसे। स्टैटिस्टिक मेथड, मतलब आप इसमें फॉर्मूले, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, ठीक है। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसमें क्या करते हो, इसका भी रिजल्ट निकाल के लेके आते हो, बस इतना ही। ग्राफिकल मेथड, फिटिंग टेन इक्वेशन। ग्राफिकल मतलब वो हो जाएगा कि आप एरिया वाइज आप एनालाइज कर रहे हो, एरिया वाइज एनालाइज कर, ठीक है। बस मेन मेन जो चीज़ थी वो मैं बता रहा हूँ आपको, बस मेन मेन चीज़ के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। डिमांड फोरकास्टिंग खत्म।